हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक ऊर्जा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये इसका पार्ट फर्स्ट है जिसमें 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, अपने पास ऊर्जा का मात्रक है। तो सभी को पता होगा कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, इसके अलावा भी देख लेते हैं एक बार जो ऊर्जा के मात्रक है। पहला तो अपन देख लेते हैं जूल, दूसरा जो होता है वो अपने पास होता है कैलोरी, और तीसरा जो अपन यहाँ पर देखते हैं वो होता है अर्क। ठीक है, और एक इलेक्ट्रोवोल्ट भी अपने को ध्यान में रखना है, ये भी क्या होता है, ऊर्जा का ही मात्रक होता है। कुछ इसमें देख लेते हैं, कुछ रिलेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए जो 1 जूल होता है, 1 जूल जो होता है वो होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर। ध्यान रखना है, कुछ रिलेशन भी अपने को ध्यान में होने चाहिए कि जूल को और जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है। तो 1 जूल जो बराबर होता है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। इसी प्रकार से जो 1 कैलोरी होती है, 1 कैलोरी जो होती है वो होती है 4.2 जूल के। किसके बराबर होती है, 1 कैलोरी बराबर होती है 4.2 जूल के। तो ये सभी चीज़ें अपने को ऊर्जा से संबंधित ये चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है अपने पास स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान। तो देखिए जो गतिज ऊर्जा का मान अपने से पूछा गया है, तो हमें पता है कि यदि किसी वस्तु को अपन स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, इसको h ऊंचाई से यदि अपन गिराएंगे, इसके अंदर यदि इसको अपन h ऊंचाई से यदि इसको अपन गिराते हैं, तो अभी इसके पास जो होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी अभी इसके पास, mgh। ये इसकी क्या होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। और जैसे ही ये नीचे आएगी तो इसके पास ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित होने लगेगी, गतिज ऊर्जा के अंदर। क्या होगी, गतिज ऊर्जा। मतलब कि ये जो वस्तु है जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे इसका जो वेग है वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। कैसा होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और जब ये वेग बढ़ेगा तो हमें पता है कि जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होती है, ½ mv²। क्या होती है, ½ mv²। मतलब कि जब वेग बढ़ेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता रहता है, क्योंकि जब वस्तु नीचे की ओर जाएगी तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। और जब वेग बढ़ेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। जबकि उसकी देखिए जैसे नीचे आएगा तो इसकी हाइट जो होगी, ऊंचाई जो होगी वो कम होगी। तो ऊंचाई कम होगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, जबकि गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु किसी वेग से जा रही है, उसकी गतिज ऊर्जा का मान 4 गुना करना है। क्या करना है अपने को, गतिज ऊर्जा का मान 4 गुना करना है। तो वही है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है, ½ mv²। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। द्रव्यमान को 2 गुना करके, अगर द्रव्यमान को 2 गुना करोगे तो गतिज ऊर्जा दुगुनी ही रहेगी। वेग को दुगुना कर दोगे, देखिए v² है तो जब दुगुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2v का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4v²। मतलब कि यहाँ पर जैसे ही वेग को दुगुना करोगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है। तो ध्यान में रखना है कि किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो होती है यांत्रिक ऊर्जा के बराबर। किसके बराबर होती है, यांत्रिक ऊर्जा के बराबर। ध्यान में रखना है जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। और जो वस्तु गति करती है तो उस गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है, हमें पता है कि गति, मतलब कि जिस वस्तु में गति होती है और गति के कारण जो ऊर्जा होगी वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी। तो बंदूक की गोली की ऊर्जा, हमें पता है कि बंदूक की गोली क्या होती है, उसमें गति होगी, उसमें वेग होगा, तो यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है।
बॉल पेन में लगी स्प्रिंग की ऊर्जा, बिल्कुल देखिए जो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग के अंदर मान लीजिए कि किसी स्प्रिंग से यदि कोई एम मास यदि उससे जुड़ा हुआ है तो इसकी जो ऊर्जा होती है उसको अपन व्यक्त करते हैं स्थितिज ऊर्जा के अंदर, किसमें, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, और ये होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, किसके बराबर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की जो वास्तविक लंबाई है मान लीजिए कितनी है, एल है, नेचुरल लेंथ, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि इस स्प्रिंग को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, मतलब कि यदि इसकी लंबाई में अपन चेंज कर दें कितना, एक्स, तो इसमें जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब कि जो स्प्रिंग की वास्तविक लंबाई है उसमें अपन ने कितना परिवर्तन कर दिया है, और उस परिवर्तन के अनुसार उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है कि स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा ही है एक प्रकार की। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। कारखानों में चल रही मशीनों की ऊर्जा, बिल्कुल देखिए जो मशीनें होगी उनमें भी क्या होगी, गति होगी, और गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा का ही एक प्रकार है। तो यहाँ से सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि जिन वस्तुओं में क्या हो, गति हो, तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। और स्प्रिंग में भी क्या है, एक प्रकार की गति है। लेकिन कभी कभी अपने से ये भी पूछ लिया जाता है कि जो स्प्रिंग में जो गति होती है, मतलब जो ऊर्जा होती है वो किस प्रकार की होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। प्रकाश ऊर्जा का उदाहरण है, तो देखिए सूर्य की धूप, बिल्कुल देखिए सूर्य की धूप से अपने को प्रकाश मिलता है। विद्युत बल्ब का प्रकाश, ये भी एक प्रकाश ऊर्जा का उदाहरण है। जलती हुई मोमबत्ती, मोमबत्ती से भी क्या मिलता है, अपने को प्रकाश मिलता है। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, प्रकाश ऊर्जा के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी तल की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती किसी वस्तु की कुल ऊर्जा का मान, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी अपन ने डिस्कस किया था कि मान लीजिए कि किसी वस्तु को h ऊंचाई से अपन गिराते हैं, पृथ्वी तल की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरी। तो मान लीजिए कि ये वस्तु है और h ऊंचाई पर है और ये स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिर रही है, ठीक है। तो अभी तो इसके पास क्या है, जो प्रारंभ के अंदर इस पॉइंट के ऊपर मान लीजिए कि ये जो ए पॉइंट है, इसके पास ये जो ऊर्जा है वो क्या, कौन सी ऊर्जा होगी, mgh स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। यू से भी डिनोट कर सकते हो आप इसको, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में इसके पास कोई वेग नहीं है, कोई वेग नहीं है, केवल और केवल इसके पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन जैसे ही ये नीचे की ओर आएगी तो इसके पास क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे नीचे आएगा हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाइट तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसके पास क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में चेंज हो रही है, किस में परिवर्तित हो रही है, उसमें मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है वो परिवर्तन हो रही है, किसमें, गतिज ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो रही है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये जो कुल ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा जो होती है वो कैसी होती है, नियत रहती है। मतलब U बराबर जो होगी, एक मिनट, जो कुल ऊर्जा होती है वो नियत रहती है। केवल और केवल परिवर्तन किस में होता है, परिवर्तन होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा और उसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। जो टोटल ऊर्जा होती है, टोटल ऊर्जा मान लेते हैं कितनी है, टोटल ऊर्जा मान लेते हैं T है। तो ये जो बराबर होती है, ये बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हमेशा कैसी होती है, नियत होती है, ध्यान में रखना, ये स्थिर रहता है। तो कुल ऊर्जा का मान तो क्या रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन अगर अपने से ऐसा पूछा जाए कि गतिज ऊर्जा में क्या क्या परिवर्तन होगा और स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो स्थितिज ऊर्जा तो धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि नीचे की ओर जाएगी तो हाइट क्या होगी, कम होगी। तो ये तो क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी। लेकिन जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन इन दोनों का जो टोटल है, जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है, वो हमेशा कैसी रहेगी, नियत रहेगी, स्थिर रहेगी। तो यहाँ से बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलती हुई मोमबत्ती द्वारा ऊर्जा की किस रूप का स्थानांतरण ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में
होता है। तो देखिए जो जलती हुई मोमबत्ती है उसके द्वारा जो ऊष्मीय ऊर्जा और जो प्रकाश ऊर्जा होती है, क्या ये स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण होता है, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण है, या फिर गतिज ऊर्जा का रूपांतरण है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, मतलब कि गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। क्या मोमबत्ती में कोई गति हो रही है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये भी क्या है, यांत्रिक ऊर्जा का ही उदाहरण है। तो इसका मतलब क्या है, ACOD ये तीनों किसके कारण होती है, गति के कारण। लेकिन मोमबत्ती में कोई गति थोड़ी ना हो रही है, यहाँ पर तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। मतलब मोमबत्ती का जलना, कोयले का दहन, इसी प्रकार से पेट्रोलियम का जलना, तो इनके द्वारा जो ऊर्जा अपने को मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है, रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा अपने को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्र की उफनती लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो देखिए समुद्र की जो उफनती हुई लहरें हैं, जो समुद्र के अंदर जो लहरें हैं वो उफनती हुई क्या कर रही है, गति कर रही है। क्या कर रही है, गति कर रही है। क्योंकि लहरों में क्या होती है, गति होती है। तो उसमें जो ऊर्जा होगी वो किस रूप में संचित होगी, तो वो ऊर्जा जो संचित होगी, क्या गतिज ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, या प्रकाश ऊर्जा होगी? तो यहाँ पर क्या होगी, गतिज ऊर्जा। क्योंकि यहाँ पर लहरों में क्या हो रहा है, लहरों में गति हो रही है। तो गति के कारण क्या होगी, जो ऊर्जा संचित होगी वो कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, अब देखिए इस गतिज ऊर्जा को अपन विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तन करते हैं, जब इन लहरों को टरबाइन के ऊपर क्या किया जाता है, डाला जाता है। मतलब कि ये लहरें क्या है, गति करती हुई जब टरबाइन के ऊपर इनको डाला जाएगा तो टरबाइन क्या होगा, घूमने लगेगा, जिससे ये जो गतिज ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समुद्र की लहरों को टरबाइन पर डालकर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा परिवर्तित हो रही है? तो यहाँ पर समुद्र की जो गतिज ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित हो रही है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय ऊर्जा किस परमाणु के नाभिक से प्राप्त की जा सकती है? नाभिकीय ऊर्जा किस परमाणु के नाभिक से प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। देखिए ये सभी क्या हैं, भारी नाभिक हैं, और इन सभी नाभिकों से अपन क्या प्राप्त करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है नहीं, देखिए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के द्वारा अपन क्या प्राप्त करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन ये क्या है, भारी नाभिक है ये सभी के सभी। तो इनमें क्या होगा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में क्या अपने को ऊर्जा मिलती है। अब इतने को एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ये जो नाभिकीय विखंडन होगा इनका, तो ये जो नाभिकीय विखंडन होता है उसके लिए अपने को न्यूट्रॉन, इनमें किसका यूज किया जाता है, न्यूट्रॉनों का उपयोग किया जाता है, जो कि कौन सी, जिनकी कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों को जब इन भारी नाभिकों के ऊपर जब डाला जाता है तो ये नाभिक क्या होते हैं, छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं और एक बड़ी मात्रा में अपने को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि भाई नाभिकीय विखंडन में किन पार्टिकलों का, किन कणों का उपयोग किया जाता है। तो न्यूट्रॉनों का उपयोग किया जाता है जो कि कम ऊर्जा वाले होते हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो परमाणु हैं इनके नाभिक से अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, नाभिक की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पवनों का देश किसे कहते हैं? तो पवनों का जो देश है वो डेनमार्क को कहते हैं। किसको कहते हैं, याद रखना, ये डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं, क्योंकि इस डेनमार्क के अंदर 25% से ज़्यादा जो विद्युत ऊर्जा है वो पवनों से, मतलब कि जो पवन चक्कियाँ होती है उनसे प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसलिए इस देश को पवनों का देश कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो देखिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला और जल विद्युत, ये तीनों ही क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। जबकि सौर ऊर्जा ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और भी अपने को ध्यान में रखना है, जो पेट्रोलियम और कोयला है ये क्या है, जीवाश्म ईंधन है। क्या है ये, जीवाश्म ईंधन है। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि ये जो ईंधन है कोयला और पेट्रोलियम ये अनवीकरणीय है। क्या है ये, अनवीकरणीय
करणीय है, मतलब कि इनके दोहन के बाद इनको वापस प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब कि एक बार यदि ये ज़मीन के अंदर क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो इनको अपन वापस नहीं बना सकते। तो ये क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण कौन से, पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला। जबकि विद्युत, जल विद्युत जो है वो एक नवीकरणीय, किसका उदाहरण है ये, नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा का उदाहरण है जल विद्युत। ध्यान में रखना है कि परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है वो सभी के सभी क्या है, सभी अनवीकरणीय हो, ये जरूरी नहीं है। अधिकांश जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो अनवीकरणीय होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत भी जैसे जल विद्युत, ये नवीकरणीय प्रकार का भी है। तो अगर मैं कहूँ कि सभी के सभी परंपरागत ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय होते हैं तो ये गलत है, क्योंकि कुछ उनमें क्या होंगे, नवीकरणीय भी होंगे, जैसे जल विद्युत। जल विद्युत का उपयोग कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि बांध वगैरह में अपन बारिश के पानी को इकट्ठा करके और उस पानी को जब टरबाइन के ऊपर डालेंगे तो वहाँ पर वो टरबाइन घूमने लगेगा और क्या होगा, अपने को विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जब बांधों में अगर पानी खत्म हो जाएगा तो वापस बारिश का पानी उसमें इकट्ठा किया जा सकता है। इसका मतलब ये किसका उदाहरण है, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण होगा। तो यहाँ से डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो गैर परंपरागत में ध्यान में रखना है सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ये तीनों ही क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। सौर ऊर्जा का मतलब तो ये है कि सूर्य से जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं, यदि उनसे अपन क्या बना रहे हैं, विद्युत ऊर्जा, उसको अपन बना सकते हैं। जैसे सोलर पैनल जो है, सोलर सेल हो गया, आजकल अपन किसका यूज़ में ले रहे हैं, सोलर सेल, या फिर उसको सोलर पैनल भी बोल सकते हो। तो सूर्य की प्रकाश किरणों से क्या मिल रही है अपने को, वो उसको विद्युत ऊर्जा में अपन परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है नहीं। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा में क्या होता है कि भूगर्भ के अंदर क्या होता है कि जो चट्टानें होती है वो लावा के रूप में होती है, और गर्म लावा जब क्या होता है पानी के संपर्क में आता है तो वो क्या होता है, भाप को उत्सर्जित करता है। क्या करता है, भाप को उत्सर्जित करता है। और यदि इस भाप को, यदि ज़मीन में अपन पाइप डालकर इस भाप को अगर अपन बाहर निकालें तो ये क्या होगी, बहुत, इनमें बहुत ज़्यादा दाब रहता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा दाब के साथ ही क्या होगी, ये गैसें बाहर निकलेगी, और इन गैसों को जब टरबाइन के ऊपर डालेंगे तो टरबाइन घूमने लगेगा और उससे क्या होगी, विद्युत ऊर्जा उत्पादित हो जाएगी। तो भूतापीय ऊर्जा इस प्रकार से अपन प्राप्त कर सकते हैं। नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त करेंगे, अभी बताया था, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन से अपन क्या प्राप्त करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये सभी क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है, उपरोक्त सभी। आज की क्लास का देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा, सौर सेल रूपांतरित करता है। तो सौर सेल देखिए गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, तो ये क्या है, गलत ऑप्शन है इसका। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में, ये भी गलत है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बिल्कुल देखिए जो सोलर पैनल होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ऊर्जा के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।